नमस्कार दोस्तों, 21 फरवरी को जो MCL ओवरमैन और माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम एक ही दिन होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से जाए और एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सको। इसके पहले मैंने MCL प्रीवियस ईयर का जो ओवरमैन का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था और आप सब ने उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और हमें सपोर्ट किया। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। उसी तरह से हमारे पर विश्वास और ज़रूर हमें रिस्पांस कीजिए अच्छे से और इसी तरह से मैं आगे आप सभी के लिए वीडियोस बनाता रहूं। मैं आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी नहीं करवा सकता, लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकता हूं कि कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए मैं मदद कर सकूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वही जो MCL का माइनिंग सरदार का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 नवंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था, तो वही क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप सभी देख लें। MCL माइनिंग सरदार का जो क्वेश्चन था, इसमें से 20 क्वेश्चन का जो वीडियो है ये ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, क्योंकि टोटल जो 80 क्वेश्चन पूछा गया था तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड है। तो इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नॉन टेक्निकल का भी जो 20 क्वेश्चन है वो भी चैनल पे अपलोडेड है, वो भी आप जा करके देख सकते हो। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रैवलिंग रोडवे का मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए। क्वेश्चन CMR 2017 से दिया हुआ है, यानी कि जो ट्रैवलिंग रोडवे होता है जहाँ से व्यक्ति आना जाना करते हैं तो उसका जो मिनिमम हाइट होगा कम से कम वो कितना होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर A 3 मीटर, ऑप्शन नंबर B 1.8 मीटर, ऑप्शन नंबर C 2.5 मीटर और ऑप्शन नंबर D 3.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो है सो आसानी से आ जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, CO डिटेक्टर से कौन कौन से गैस को वो जो है सो डिटेक्ट कर सकता है या फिर वो जांच कर सकता है। तो इसके ऑप्शन नंबर है CO, ऑप्शन नंबर B है CH4, ऑप्शन नंबर C है H2S, ऑप्शन नंबर D है SO2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO। जो CO डिटेक्टर है यहाँ पे लग रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ओनली वो CO गैस को जो है सो वो जांच करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO डिटेक्टर जांच करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सरदार यानी माइनिंग सरदार का ओपन कास्ट माइंस में इनमें से क्या क्या काम करेगा या फिर क्या क्या काम होता है माइनिंग सरदार का ओपन कास्ट माइंस में। इसका ऑप्शन में ये है, होल रोड को ठीक से मेंटेन करके रखे जाएं। ऑप्शन में बी है, OB डंप की स्टेबिलिटी को खतरा ना हो। ऑप्शन नंबर C है, डस्ट कंट्रोल के उपाय किए जाएं और ऑप्शन नंबर D है, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों काम जो है सो माइनिंग सरदार के जिम्मे में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है सो CMR से ही दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, WI मीन्स वर्कमैन इंस्पेक्टर। मैं शॉर्ट में भी बहुत जगह लिखा हूँ तो आप उससे शॉर्ट फॉर्म या फिर जो फुल फॉर्म होता है वो भी सीख सकें। WI मीन्स वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन कौन डिसिप्लिन से अपॉइंट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन में है माइनिंग, ऑप्शन में B इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन में C है मैकेनिकल और ऑप्शन में D है ऑल ऑफ दी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ये तीनों माइनिंग और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों डिपार्टमेंट से जो है सो वर्क में इंस्पेक्टर एक एक करके अपॉइंट किया जाता है, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से यहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, लेकिन ये तीनों से उसका अपॉइंटमेंट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सरदार किस रेगुलेशन के तहत अपना रिपोर्ट लिखता है। CMR में कहीं कहीं सरदार लिखा हुआ और कहीं कहीं माइनिंग सरदार भी आपको मिलेगा, तो सरदार से आप माइनिंग सरदार ही समझें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 48, ऑप्शन नंबर B है 129, ऑप्शन नंबर C है 247, ऑप्शन नंबर D है 49। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 129 के तहत जो है सो माइनिंग सरदार रिपोर्ट लिखता है 129 के अंतर्गत। आपको यदि इसका PDF चाहिए तो आपको एक नॉमिनल फ़ी देना पड़ेगा, एक नॉमिनल चार्ज आपको लगेगा और कमेंट बॉक्स में आपको जो है सो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और हमें मैसेज करिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में और PDF को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, उसी के लिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, समय समय पर एयर क्रॉसिंग की जांच कौन करेगा। जो एयर क्रॉसिंग होता है अंडरग्राउंड माइंस में वो समय समय पर कौन जांच करता है। तो इसके ऑप्शन में है वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर B ओवरमैन, ऑप्शन नंबर C सरदार और ऑप्शन नंबर D है मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समय समय पर जो है सो एयर क्रॉसिंग की जाँच वेंटिलेशन ऑफिसर करेगा। लेकिन जो 14 दिन में एक बार जो होता है ओवरमैन जांच करेगा, वो 14 दिन में एक बार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडरग्राउंड माइंस में मैन होल मैक्सिमम कितनी दूरी पर बनाई जाएगी। जो अंडरग्राउंड में जो जहाँ पे हॉलेज रोडवे होता है उसके हॉलेज रोडवे में किनारे में बनाया जाता है मैन होल, जहाँ पे आदमी लोग जब आपका जो हॉलेज होता है वो चलता है तो वहाँ पे वो रुक सकें। तो इसका ऑप्शन में है 20 मीटर, ऑप्शन में
सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है 20 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मेन होल, एक मेन होल से दूसरे मेन होल की दूरी होगी वो 10 मीटर होगी। 10 मीटर, हर एक 10 मीटर पर मेन होल बनाया जाएगा। लेकिन यदि जो इंक्लिनेशन होगा, जो ग्रेडियंट होगा 1/6 से यदि कम होगा, 1/6 से कम मीन्स 1/7, 8, 9, तो वहाँ पे वो 20 मीटर की दूरी पर भी वो मेन होल बना सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ इसको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बैक स्टे किस हॉलेज में यूज़ किया जाता है? बैक स्टे जो होता है वो किस हॉलेज में यूज़ होता है? इसके ऑप्शन नंबर ए है इनलेस हॉलेज, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेविटी हॉलेज, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट रोप हॉलेज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इन सभी में यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायरेक्ट रोप हॉलेज में ही बैक स्टे को यूज़ किया जाता है, CMR में दिया हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर किस प्रकार की आग लगने पर इस्तेमाल किया जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का यदि एक्सटिंग्विशर है तो किस प्रकार का आग लगेगा, कौन सा क्लास का आग लगेगा उसमें, तो उसमें हम लोग CO2 जो एक्सटिंग्विशर है उसको यूज़ करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए है क्लास ए फायर, ऑप्शन नंबर बी है क्लास बी फायर, ऑप्शन नंबर सी है क्लास ई फायर, ऑप्शन नंबर डी है बोथ क्लास बी एंड ई फायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लास बी और ई फायर में जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग, क्लास बी फायर कहने का मतलब जो पेट्रोल डीजल सब में आग लग जाता है तो वहाँ पे हम लोग CO2 एक्सटिंग्विशर, और क्लास ई मीन्स होता है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरी जो इलेक्ट्रिकल में आग लगता है, मशीन के इलेक्ट्रिकल में, तो वहाँ पे भी CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस एक्सटिंग्विशर से डिटेल में मैं अभी यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ, कभी फिर वो किसी और वीडियो में उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, CMR 2017 के अनुसार ओपन कास्ट माइंस में जो अंडर कट हो जाता है या फिर ओवरहैंग हो जाता है उसको देखने की जिम्मेवारी किसकी वो ड्यूटी है? इसके ऑप्शन नंबर ए है सरदार, ऑप्शन नंबर बी है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर सी है बोथ सरदार एंड ओवरमैन, और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो सरदार की देखने की जिम्मेवारी होती है। जो अंडर कट और ओवरहैंग हो जाता है तो वो जो है सो सरदार वो देखेगा। ये भी CMR में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, रिजर्व स्टेशन बनाने का स्थान कौन निर्धारित करता है? जो अंडरग्राउंड माइंस में रिजर्व स्टेशन बनाया जाता है तो उसका स्थान का निर्धारण कौन करता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन में यह है DGMS, ऑप्शन में बी है मैनेजर, ऑप्शन में सी ऑनर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ओवरमैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैनेजर निर्धारित करता है, जो रिजर्व स्टेशन का स्थान है किस जगह बनाया जाएगा उसका निर्धारण मैनेजर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। यहाँ पे सेफ्टी होगा, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान SMP जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, पूछा भी जाता है फुल फॉर्म। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, इनमें से जो है सो क्या क्या इसमें शामिल रहता है? इसके ऑप्शन में है हजार्डस की पहचान करना, ऑप्शन नंबर बी है रिस्क असेसमेंट करना, ऑप्शन नंबर सी है हजार्डस एंड रिस्क असेसमेंट का रिकॉर्ड करना, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। जो SMP होता है ये सभी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहता है, शामिल रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, स्कैम्प में क्या क्या शामिल होता है? जो स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान होता है ये रेगुलेशन में ही है, स्कैम्प शॉर्ट में बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है जियोलॉजिकल डाटा, ऑप्शन नंबर बी है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी है कोल डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन, और ऑप्शन नंबर डी है साइंटिफिक स्टडी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई भी है ऑल ऑफ डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ही। इसीलिए चारों डाटा आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन भी दे दिया। ये चारों चीज़ें स्कैम्प में शामिल रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फुल फॉर्म ऑफ AFDSS। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन में है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ऑप्शन में बी है ऑल फायर डिटेक्शन एंड सप्लाई सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है ऑटोमेटिक फायर डैम्प सप्रेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम AFDSS का फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडरग्राउंड माइंस में डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट इंस्पेक्शन कौन करता है? अंडरग्राउंड माइंस में जब शिफ्ट चालू होता है तो उसका सबसे पहला इंस्पेक्शन कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मैनेजर करता है, ऑप्शन नंबर बी ओवरमैन, ऑप्शन नंबर सी सरदार, और ऑप्शन नंबर डी है सेफ्टी ऑफिसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहला इंस्पेक्शन जो है सो अंडरग्राउंड माइंस में सरदार करता है। और यदि माइंस वहाँ पे कुछ दिनों से बंद है
कुछ समय से, तो वहाँ पे पहला इंस्पेक्शन किसके द्वारा किया जाएगा? वहाँ पे पहला इंस्पेक्शन ओवरमैन के द्वारा किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डंपर में पार्किंग ब्रेक क्यों लगाया जाता है? डंपर में पार्किंग ब्रेक होता है, बहुत तरह का ब्रेक उसमें लगाया जाता है, तो पार्किंग ब्रेक क्यों होता है? इसके ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ये है, लेवल में डंपर को खड़ा करके रखने के लिए, जब लेवल में है उसको डंपर को लेवल में खड़ा करके रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी होता है, सर्विस ब्रेक के फ्लेयर होने पर पार्किंग ब्रेक का यूज़ किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेडियंट में पीछे तरफ जाने से रोकने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेडियंट में यदि पीछे तरफ जाने से रोकने के लिए यदि वहाँ पे पार्किंग ब्रेक जो होता है उसको लगा देता है, तो कम से कम वो जो है 10 मिनट तक वहाँ पे उसी जगह खड़ा रहना चाहिए, वैसा पार्किंग ब्रेक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों चीज़ें होती हैं पार्किंग ब्रेक का जो है सो इसीलिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच इज डेंजरस गैस इन माइंस? इनमें से जो से कौन सा गैस जो है सो डेंजरस गैस है? सबसे ज़्यादा डेंजरस नहीं, डेंजरस गैस यहाँ पे पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी है CH4, ऑप्शन नंबर बी है CO, ऑप्शन नंबर सी है CO2 और ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड B। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। मतलब जो CH4 होता है वो पॉइजनस गैस नहीं होता है, जहरीला गैस नहीं होता है, लेकिन वो भी तो एक डेंजरस गैस है, क्योंकि यदि मीथेन यदि बढ़ जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे सांस लेने से व्यक्ति बेहोश हो सकता है और मर भी सकता है। और CO का यदि डायरेक्ट इनहेल करता है, सांस लेता है कोई व्यक्ति, तो वो तो मर ही जाता है। तो ये पॉइजनस गैस होता है, तो ये दोनों जो है सो डेंजरस गैस होता है माइंस में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एम्बैंकमेंट, पैरापेट वॉल या फिर बर्म, इसका हाइट कितना होना चाहिए? ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ होता है, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है लोगों को, मैंने देखा है, लेकिन ये चीज़ें आप CMR या फिर गजट को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि ये तीनों चीज़ें सेम ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, टायर डायमीटर का आधा, ऑप्शन नंबर बी है 1 मीटर से कम नहीं, और ऑप्शन नंबर सी है लार्जेस्ट टायर व्हीकल जो हॉल रोड में चलता है उसके डायमीटर से कम नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2.5 मीटर से कम नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्जेस्ट टायर व्हीकल जो हॉल रोड में चलते हैं उसका जो डायमीटर होगा, जिस व्हीकल का टायर सबसे बड़ा होगा उसके डायमीटर के बराबर जो है सो बर्म का हाइट या फिर पैरापेट वॉल या फिर एम्बैंकमेंट का हाइट होना चाहिए। ये आप सर्कुलर में इसका रेफरेंस भी मैं PDF में दे दूंगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19, मीथेन रिटर्न हवा में कितना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? जो मीथेन अंडरग्राउंड माइंस में रिटर्न हवा में कितना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन में 0.75%, ऑप्शन में बी 1.25%, ऑप्शन में सी है 1.0%, ऑप्शन में डी है 1.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिटर्न हवा में 0.75% से ज़्यादा मीथेन नहीं होना चाहिए। और माइंस में कहीं भी बात करें तो कहीं भी 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, फुल फॉर्म ऑफ RMR इन टर्म्स ऑफ माइनिंग के टर्म में यहाँ पे RMR का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका ऑप्शन में ये है, रैंडम मास टेस्टिंग, ऑप्शन में बी है रॉक मास रेटिंग, ऑप्शन में सी है रियर मिरर रीडिंग, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉक मास रेटिंग RMR का फुल फॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा भी जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन CMR से ही है, क्वेश्चन नंबर 21, यदि खूंटा जो प्रॉप होता है बालू या ढीले माल जो सैंड होता है, बालू होता है, फिर लूज मटेरियल भी होता है, तो वहाँ पे यदि खड़ा किया जाता है खूंटा को, तो खूंटे के नीचे एक फ्लैट बेस पीस जो होता है एक पतला सा, उसको दिया जाता है, तो उसका साइज़ क्या होता है वहाँ पे, इसको बताना है। इसका ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर थिक और 20 सेंटीमीटर विड्थ, 30 सेंटीमीटर लेंथ। इसका ऑप्शन नंबर बी है 5 सेंटीमीटर थिक मीन्स मोटा, 10 सेंटीमीटर उसका जो सो चौड़ाई और 50 सेंटीमीटर जो सो उसका लंबाई। ऑप्शन नंबर सी है 5 सेंटीमीटर थिक मोटाई और 25 सेंटीमीटर विथ उसका चौड़ाई और 75 सेंटीमीटर जो सो उसका लंबाई। ऑप्शन नंबर डी है 10 सेंटीमीटर मोटाई, 20 सेंटीमीटर जो है सो यहाँ पे हो जाएगा उसका चौड़ाई और 75 सेंटीमीटर उसका लंबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर मोटा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 75 सेंटीमीटर लंबाई का होना चाहिए, जो कि बालू पे रखेंगे और उसके ऊपर खुट्टा या फिर प्रॉप को खड़ा किया जाएगा। जब ढीला या फिर बालू होगा तो उस जगह पे अंडरग्राउंड माइंस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि गैलरी का चौड़ाई 4.1 मीटर है और डेप्थ 300 मीटर है तो पिलर का साइज़ क्या होगा? जो डेवलपमेंट ऑफर के लिए जो 111 में है CMR में, तो यहाँ पे एक पिलर का साइज़ पूछ रहा है, जबकि चौड़ाई दे दिया है और यहाँ पे डेप्थ दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है
34.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 39.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 45 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 42 मीटर 42 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 39.5 मीटर यहाँ पे होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। अनफो एक्सप्लोसिव में कितना परसेंट अमोनियम नाइट्रेट, उसको शॉर्ट में AN, अनफो मीन्स अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल, यानी अमोनियम नाइट्रेट और कितना परसेंट जो है सो फ्यूल ऑयल FO रहता है रेस्पेक्टिवली यहाँ पे बताना है। मीन्स पहले जो दिया हुआ है सो अमोनियम नाइट्रेट है और आगे जो है सो ये फ्यूल ऑयल है। तो इसका ऑप्शन ए है 94% हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट और 6% फ्यूल ऑयल। ऑप्शन नंबर बी है 95% हो जाएगा AN और 5% FO। ऑप्शन नंबर सी है 96% AN और 4% FO। ऑप्शन नंबर डी है 93% हो जाएगा AN और 7% FO। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% जो है सो फ्यूल ऑयल रहता है अनफो एक्सप्लोसिव में, जो कि ओपन कास्ट माइंस में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 24 है। कंट्रोल ब्लास्टिंग का कौन कौन सा टाइप होता है जो कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है ओपन कास्ट में, यहाँ पे सिर्फ टाइप पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन में है लाइन ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर बी है प्री स्प्लिटिंग और ऑप्शन नंबर सी है मफल ब्लास्टिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो है लाइन ड्रिलिंग, प्री स्प्लिटिंग और मफल ब्लास्टिंग तीनों कंट्रोल ब्लास्टिंग के एग्जाम्पल हैं, जिससे ब्लास्टिंग जो है सो वाइब्रेशन और जो फ्लाई रॉक होता है वो कंट्रोल हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका डिटेल्स फिर कभी हम लोग किसी वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है इसलिए ज़्यादा डिटेल में आज बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। कार्ड सिस्टम ऑफ ब्लास्टिंग में दो फेस कितने दूरी पर आने पर अपनाना चाहिए। जो दो फेस कितना दूरी पर आ जाता है तो जो है सो कार्ड सिस्टम ऑफ ब्लास्टिंग अपनाना ही चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 9 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है ऑलवेज या फिर हमेशा अपनाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई भी दो फेस जो एक तरफ बढ़ रहा है तो वो 10 मीटर के अंदर हो जाएगा, तब कार्ड सिस्टम जो है सो ब्लास्टिंग में अपनाएंगे। ये सर्कुलर में दिया हुआ जो 9 मीटर जो होता है वो यदि 9 मीटर के अंदर आ जाएगा तो एक तरफ से जो है सो फेंसिंग करके बंद कर दिया जाएगा, ये CMR में दिया हुआ है। चलिए इसका भी रेफरेंस में PDF के लास्ट में मैं दे दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। डिपिलरिंग या कोल एक्सट्रैक्शन किसके लिखित परमिशन के बिना चालू नहीं किया जाएगा। पहले डेवलपमेंट करते हैं फिर डिपिलरिंग किया जाता है। डिपिलरिंग करके जो कोल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन लेंगे तो वो किससे लेंगे, इसके बाद चालू करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है चीफ इंस्पेक्टर, इसको शॉर्ट में CIB बहुत जगह मैंने लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है रीजनल इंस्पेक्टर, जिसको RIB शॉर्ट में बोला जाता है लोग, और ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है कोल मिनिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रीजनल इंस्पेक्टर से आपको परमिशन लेना होगा कोल एक्सट्रैक्शन या फिर डिपिलरिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। स्प्लिट गैलरी का मैक्सिमम विड्थ क्या होगा। जो स्प्लिट गैलरी होता है, गैलरी के बाद जो स्प्लिट गैलरी चलाई जाती है तो उसका मैक्सिमम विड्थ क्या होगा। इसका ऑप्शन में ये है 4.8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 5.0 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 4.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 4.6 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। जो डेवलपमेंट में होता है गैलरी का विड्थ वही से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो स्प्लिट गैलरी का भी सेम ही है। अगले क्वेश्चन नंबर 28। फ्लेम सेफ्टी लैंप में कौन कौन सा जांच किया जा सकता है। जो फ्लेम सेफ्टी लैंप होता है तो उससे कौन कौन से हम गैस की जांच कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन में है एक्यूमुलेशन टेस्ट, जिसको माइनिंग के भाषा में या खनिक भाषा में जमा जांच भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है परसेंटेज जांच, जिसको मात्रा जांच भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है उसका भी जांच। और ऑप्शन नंबर डी है प्रेजेंस ऑफ वाइट डैम्प या फिर ब्लैक डैम्प, यानी कि वाइट डैम्प या ब्लैक डैम्प है उसकी वहाँ पे मौजूदगी है तो वही पता चल जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ अबव टेस्ट, यानी कि ये जो चारों टेस्ट है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इन सभी चीज़ों का फ्लेम सेफ्टी लैंप से जांच कर सकते हैं, इसलिए अभी भी हर जगह फ्लेम सेफ्टी लैंप यूज किया जाता है। इन सभी चीज़ों का आप जाँच कर सकते हैं सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है। माइंस एक्ट के किस सेक्शन के तहत चीफ इंस्पेक्टर OAM मीन्स ओनर एजेंट मैनेजर को माइंस में किसी भी व्यक्ति को काम करने की मनाही वो जो है सो कर सकता है। जो चीफ इंस्पेक्टर हो मनाही कर सकता है कि आप
व्यक्ति को काम में नहीं लगा सकते हैं, तो वो किस सेक्शन के तहत उसको पावर दिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 22, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 23, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 22A, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक्शन 22A के तहत ये चीफ इंस्पेक्टर को पावर मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, फुल फॉर्म ऑफ HOE इन टर्म्स ऑफ माइनिंग के टर्म में यहाँ पे HOE का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में है हेड ऑफ एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर बी हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन ऑन अर्थ, ऑप्शन नंबर डी है हैंड्स ऑन इक्विपमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट। HOE मीन्स जब कोई भी माइंस में एम्प्लॉय होता है तो उसको किसी भी इक्विपमेंट, एक मशीन को देखने के लिए लगाया जाता है, तो उसको HOE बोला जाता है। फिर हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट को देखने के लिए हायर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा चीज़ शॉर्ट फायरर यूज़ नहीं करेगा? जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा ऐसा जो चीज़ें हैं ये शॉर्ट फायरर इस्तेमाल नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर ए है सिंथेटिक क्लॉथ या फिर सॉक्स, मोजा जो होता है सिंथेटिक प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी है कंडक्टिव टाइप शूज, सुचालक प्रकार का जूते। और ऑप्शन नंबर सी है बैटरी वॉचेज, जो बैटरी वाली घड़ियां होती है। और ऑप्शन नंबर डी है ANC बोथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ANC बोथ। ये दोनों चीज़ें सिंथेटिक क्लॉथ और सॉक्स और बैटरी वॉचेस ये यूज़ नहीं करेगा। कंडक्टिव टाइप शूज वो शॉर्ट फायरर इस्तेमाल करेगा, ये CMR में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, वाइंडिंग में सेफ्टी हुक क्यों लगाया जाता है? जो सेफ्टी हुक होता है वाइंडिंग में, मेन वाइंडिंग या किसी भी प्रकार के वाइंडिंग में, उसको क्यों लगाते हैं? तो इसका ऑप्शन में ये है ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए, ऑप्शन में बी है केज को लैंडिंग पर पकड़ कर रखने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ओवर वाइंडिंग से रोप को केज से अलग करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, इन सभी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओवर वाइंडिंग जब हो जाता है, जब जो केज है ऊपर चला जाता है, तो केज से जो है सो रोप को अलग कर देता है ताकि केज नीचे गिर जाता है, और केज अलग हो जाता है ताकि वहाँ पे कोई भी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो सेफ्टी हुक ओवर वाइंडिंग होने के बाद केज को रोप से अलग करने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, लीज होल्ड एरिया को प्लान में कौन सा कलर से दिखाया जाता है? जो प्लान होता है, इनसे बनाया जाता है प्लान, तो उसमें लीज होल्ड एरिया को किस रंग से दिखाते हैं? इसका ऑप्शन में ए है रेड, लाल, ऑप्शन में बी है ग्रीन, ऑप्शन में सी ब्लू, और ऑप्शन में डी है बंट स्याना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग से दिखाया जाता है लीज होल्ड एरिया को प्लान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, फुल फॉर्म ऑफ CHP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है कोलियरीज ह्यूमन पावर, ऑप्शन में बी है कोल हैंडलिंग प्लांट, ऑप्शन में सी कंबाइंड हैंडलिंग प्लांट, ऑप्शन में डी कोल हाउस प्लांट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CHP मीन्स कोल हैंडलिंग प्लांट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, डीपिलरिंग का काम शुरू होना है तो पिलर की कटाई अधिकतम कितने पिलर तक सीमित रखा जाएगा? जब डीपिलरिंग का काम फर्स्ट में शुरू करेंगे तो एक निश्चित पिलर तक हम सीमित रखेंगे, तो कितने पिलर तक जो है सो काम हमको वहाँ पे सीमित रखना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1 पिलर, ऑप्शन नंबर बी है 2 पिलर, ऑप्शन नंबर सी 3 पिलर, ऑप्शन नंबर डी है 4 पिलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस समय 4 पिलर तक वहाँ पे काम को सीमित रखना होगा डीपिलरिंग शुरू करते समय। ये भी क्वेश्चन CMR से ही दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36, एंकरेज टेस्टिंग कितने रूफ बोल्ट पर किया जाता है? रूफ बोल्ट कितना वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होता है वो पकड़ा कि नहीं पकड़ा भार वहाँ पे, तो उसके लिए एंकरेज टेस्टिंग किया जाता है। फिर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी होती है, तो वो कितने रूफ बोल्ट पर करते हैं? सभी रूफ बोल्ट पर तो नहीं किया जाएगा, तो कितना % पे किया जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 9% ऑफ टोटल बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 25% ऑफ टोटल बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है 10% ऑफ टोटल बोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी है 1% ऑफ टोटल बोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10% ऑफ टोटल बोल्ट। यदि वहाँ पे 500 बोल्ट लगाया गया है तो उसमें से 10% 50 बोल्ट पे जो है सो एंकरेज टेस्टिंग करके टेस्ट किया जाएगा कि लोड ले रहा है कि नहीं, और जो 1% पे होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करके टेस्ट किया जाएगा, वो होगा 1%। चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 37, डिली डेटोनेटर कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? जो डिली डेटोनेटर होता है जिसमें टाइमिंग होती है मिली सेकेंड, फिर होता है वहाँ पे सेकेंड, तो वो डिली डेटोनेटर जो होता है कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर ये है
सिंकिंग शाफ्ट, ऑप्शन नंबर बी स्टोन ड्रिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड ब्लास्टिंग और ऑप्शन नंबर डी ओपन कास्ट, ऑप्शन नंबर ई भी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सिंकिंग शाफ्ट, स्टोन ड्रिफ्ट, सॉलिड ब्लास्टिंग और ओपन कास्ट माइंस में डिले डिटोनेटर हर जगह प्रयोग होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38, मिनिमम एज फॉर डीजीएमएस एग्ज़ाम, जो डीजीएमएस का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए मिनिमम एज कितना निर्धारित किया गया है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मिनिमम एज डीजीएमएस का एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए है 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 23 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी है 21 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए कम से कम किसी व्यक्ति की 20 साल होना सबसे पहले अनिवार्य किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, सीआई मीन्स चीफ इंस्पेक्टर के लिखित अनुमति के बिना रेलवे, पब्लिक वर्क्स, ईटीसी के कितने डिस्टेंस के अंदर कार्य नहीं किया जाएगा। इसके ऑप्शन में है 30 मीटर, ऑप्शन में बी है 45 मीटर, ऑप्शन में सी 50 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है 100 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 मीटर के अंदर जो है सो रेलवे पब्लिक वर्क्स के अंदर कार्य नहीं किया जाएगा। यदि चीफ इंस्पेक्टर लेकर के वहाँ अनुमति लेते हैं तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी काम यदि होता है, किसी भी प्रकार का डेंजर काम होता है माइंस में लेकर के, तो वहाँ पे आप चीफ इंस्पेक्टर से अनुमति लेकर के तो काम कर ही सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, ओपन कास्ट माइंस में वाटर स्प्रेइंग क्यों किया जाता है। जो वाटर स्प्रेइंग करते हैं माइंस में तो वो क्यों किया जाता है ओपन कास्ट माइंस में। इसके ऑप्शन नंबर ए है रोड को लेवल रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है मशीन में आग लगने से बचाने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है डस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इजी क्वेश्चन था क्योंकि जो वाटर स्प्रेइंग करेंगे उससे डस्ट तो कंट्रोल होगा, इसीलिए डस्ट कंट्रोल करने के लिए ओपन कास्ट माइंस में वाटर स्प्रेइंग किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, ग्रेविटी हॉलेज के लिए हॉलेज ग्रेडियंट किस प्रकार का होगा। जो ग्रेविटी हॉलेज होता है उसका जो ग्रेडियंट होगा, किस तरह का ग्रेडियंट होना चाहिए ताकि हम वहाँ पे ग्रेविटी हॉलेज को इस्तेमाल कर सकें। इसके ऑप्शन नंबर ए है अंडुलेटिंग ग्राउंड ग्रेडियंट, यानी कि ऊपर नीचे होगा उस ग्रेडियंट पर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है रेगुलर ग्रेडियंट यानी नियमित ढलान में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लेवल ग्रेडियंट यानी समतल पर, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, इन सभी जगहों पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रेगुलर ग्रेडियंट रहेगा, नियमित ढलान रहेगा, वहीं पे ग्रेविटी हॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जो होता है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और ये इसका रेगुलेशन नंबर जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के किस रेगुलेशन से संबंधित है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन नंबर ये है, ये तो MCL में पूछा ही गया था और CCL के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 110, ऑप्शन नंबर बी है 104, ऑप्शन नंबर सी है 64, ऑप्शन नंबर डी है 114। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 110 रेगुलेशन में दिया गया है SOP। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप सबको हमारा वीडियोज अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी वीडियोज को पहुंचाइए। और यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया वहाँ से हमें ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 है, माइंस इंट्रेंस हाईएस्ट फ्लड लेवल जिसको शॉर्ट में HFL भी बोला जाता है उससे कितना ऊंचा होना चाहिए। जो माइंस का इंट्रेंस होगा, जो एक HFL निर्धारित किया जाता है, तो उस HFL से कितना ऊंचा होना चाहिए। इसके ऑप्शन नंबर है नॉट मोर देन 3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है नॉट लेस देन 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है नॉट मोर देन 1.5 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है नॉट लेस देन 1.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉट लेस देन 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर से वो कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा इंट्रेंस जो है सो 1.5 मीटर से ज़्यादा हो सकता है, बट उससे कम कभी भी नहीं रखना चाहिए HFL से। अगला क्वेश्चन नंबर 44, लेंथ ऑफ कॉगिंग मेंबर्स शैल बी, जो कॉग का स्लीपर का लंबाई होगा वो कितना होगा कम से कम। इसके ऑप्शन में ये 2 मीटर से कम नहीं, ऑप्शन में बी है 1.5 मीटर से कम नहीं, ऑप्शन में सी है 1.2 मीटर से कम नहीं और ऑप्शन नंबर डी है 1.0 मीटर से कम नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो कॉगिंग का लंबाई हो, कॉगिंग मेंबर का स्लीपर का लंबाई 1.2 मीटर से कम नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, डीजीएमएस के माइंस विजिट में क्या क्या वो देखता है। जो डीजीएमएस माइन विजिट करने के लिए आता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है सेफ वर्किंग यानी ऑल टाइप से ऑफ सेफ्टी यानी कि सभी प्रकार के सेफ्टी से काम हो रहा है कि नहीं, और ऑप्शन नंबर सी है मैन पावर, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेफ वर्किंग, यानी कि डीजीएमएस को प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता है और उसको मैन पावर से भी कोई मतलब नहीं, कितना मैन पावर आपने रखा हुआ है। उसको सिर्फ मतलब होता है कि आप सेफ तरीके से, अच्छे तरीके से सेफली माइंस को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, सिर्फ वही चीज़ें वो देखने के लिए आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था हमारा वो। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग में माइनिंग सरदार अपना कार्ड किसको देता है। ये इसके बारे में आप सबको बता ही देता हूँ। जो कार्ड सिस्टम ऑफ ब्लास्टिंग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। तो जो माइनिंग सरदार अपना कार्ड जो है सो वो किसको देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ओवरमैन को देगा, ऑप्शन नंबर बी है शॉर्ट फायरर को देगा, ऑप्शन नंबर सी है संतरी को, और ऑप्शन नंबर डी है किसी को भी नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट फायरर कर देगा। माइनिंग सरदार जो कार्ड शॉर्ट फायरर को देता है, इसका मतलब ये होता है कि फेंसिंग लग चुका है, माइनिंग सरदार फेंसिंग लगा चुका है और वो अपना कार्ड शॉर्ट फायरर को दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये सिर्फ ज्वाइनिंग गैलरी में लागू होता है। यदि ज्वाइनिंग गैलरी नहीं है और कार्ड सिस्टम में ब्लास्टिंग हो रहा है तो माइनिंग सरदार को अपना जो कार्ड होगा वो शॉर्ट फायरर को देने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ें लागू होगा कार्ड सिस्टम का। इसका डिटेल्स आप HP सोनी का बुक में देख सकते हो, अच्छे से वहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 47, शॉर्ट फायरर अपना कार्ड ओवरमैन को देगा। इसका क्या मतलब होता है। जो शॉर्ट फायरर होगा वो अपना कार्ड ओवरमैन को देगा, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या समझ में आता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लास्टिंग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है सब जगह संतरी लगाया जा चुका है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ओवरमैन से निर्देश मिल चुका है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सब जगह फेंसिंग हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओवरमैन से निर्देश मिल चुका है, जो गाइडेंस मिलना था ब्लास्टिंग करने के लिए वो निर्देश मिल चुका है ओवरमैन से। शॉर्ट फायरर जब ओवरमैन को काट देगा इसका मतलब ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ मैं और बता देता हूँ। जो ओवरमैन के पास जो और कार्ड रहता है, वो जो ओवरमैन है वो संतरी को काट देता है, और जो संतरी होता है संतरी लास्ट में शॉर्ट फायरर को देता है, और उस जब संतरी कार्ड शॉर्ट फायरर को दे देगा तब शॉर्ट फायरर समझेगा कि सभी तरह क्लियर है, ब्लास्टिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, वाइंडिंग इंस्टॉलेशन में हेड गियर पुल्ली के तल से कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, जिसको फ्लिट एंगल भी बोला जाता है। तो फ्लिट एंगल कितना का वहाँ पे बनना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नॉट मोर देन 1.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है नॉट लेस देन 1.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है नॉट मोर देन 2.5 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी है नॉट लेस देन 2.5 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉट मोर देन 1.5 डिग्री। जो फ्लिट एंगल बनेगा वाइंडिंग में हेड गियर के पास से तल से, तो वो जो है सो 1.5 डिग्री से ज़्यादा का नहीं बनना चाहिए। कभी भी फ्लिट एंगल 1.5 डिग्री से ज़्यादा का नहीं बनना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वाइंडिंग रोप को कितने समय अंतराल पर रीकेपिंग किया जाएगा। वाइंडिंग का रोप होता है उसको रिकैप करना पड़ता है, तो मिनिमम कितने समय अंतराल पर उसको रिकैपिंग करना होगा। इसके ऑप्शन में है वंस इन एवरी मंथ, यानी कि प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार, ऑप्शन नंबर बी वंस इन एवरी 2 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी वंस इन एवरी 3 मंथ्स, ऑप्शन नंबर डी वंस इन एवरी 6 मंथ्स। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और वंस इन एवरी 6 मंथ्स, मतलब कम से कम प्रत्येक 6 महीने में एक बार जो वाइंडिंग रोप है उसका रिकेपिंग करना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग में एक्स्ट्रा कार्ड किसके पास रहता है। कार्ड सिस्टम से जो है सो मैं चाह रहा था कि आप सबको अच्छा से नॉलेज मिल सके, हर तरह से जो भी इससे क्वेश्चन बन सकता है लगभग। तो यहाँ पे जो है सो एक्स्ट्रा कार्ड रहता है तो किसके पास रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है SF मीन्स होता है शॉर्ट फायरर शॉर्ट में, और बी ऑप्शन नंबर बी है MS माइंस माइनिंग सरदार, ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन, और ऑप्शन नंबर डी है संतरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो एक्स्ट्रा कार्ड होता है, मैनेजर के साइन किया हुआ कार्ड होता है, वो एक्स्ट्रा ओवरमैन के पास रहता है। और जो ओवरमैन कार्ड देगा किसको देगा, पहले बता चुका हूँ संतरी को, और शॉर्ट फायरर देता है ओवरमैन को, और माइनिंग सरदार किसको कार्ड देगा, शॉर्ट फायरर को, और संतरी कार्ड देगा लास्ट में, वो देगा शॉर्ट फायरर को।
यहाँ पे शॉर्ट में मैं दे चुका हूँ, इससे आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, एक्सप्लोसिव किस एक्ट के तहत यूज किया जाता है? एक्सप्लोसिव एक्ट कौन सा यहाँ पे पूछा गया था? ऑप्शन नंबर ए है एक्सप्लोसिव एक्ट 1984, ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लोसिव एक्ट 2008 है, ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लोसिव एक्ट 2006। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के तहत यूज किया जाता है। और एक एक्सप्लोसिव रूल होता है, जो एक्सप्लोसिव रूल 2008 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52, बल्क एक्सप्लोसिव के अलावा एक डिब्बे में कितना एक्सप्लोसिव को रखा जाएगा? जो बल्क एक्सप्लोसिव होता है तो उसके अलावे उसकी बात नहीं किया जा रहा है, उसके अलावा जो एक्सप्लोसिव होगा, एक डिब्बा एक बॉक्स में कितना एक्सप्लोसिव रखा जाएगा मैक्सिमम? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिमम 5 kg, ऑप्शन नंबर बी एज पर रिक्वायरमेंट, जितना जरूरत होगा उसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी है मैक्सिमम 10 kg, और ऑप्शन नंबर डी है मैनेजर जितना भी चाहे उतना रखवा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्सिमम 5 kg रख सकता है एक डिब्बे में एक्सप्लोसिव। लेकिन यदि चीफ इंस्पेक्टर वहाँ पे अनुमति दे, उससे ज़्यादा भी रख सकता है। तो पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी जो रेगुलेशन सर्कुलर में ना हो तो वो चीज़ करना है तो सीधा आपको CI चीफ इंस्पेक्टर से, DGM से परमिशन लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, डिब्बे के चाबी जो की होता है पूरी शिफ्ट भर किसके पास रहेगा? जो एक्सप्लोसिव का डिब्बा होता है, यहाँ पे एक्सप्लोसिव होना चाहिए, एक्सप्लोसिव का डिब्बे की चाबी पूरी शिफ्ट भर किसके पास रहेगा? इसके ऑप्शन में ये है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी माइनिंग सरदार, ऑप्शन नंबर सी शॉट फायरर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पूरे शिफ्ट भर उस डिब्बे का चाबी शॉट फायरर के पास रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54, ओपन कास्ट माइंस में CMR 2017 के अनुसार शॉट फायरर की मिनिमम योग्यता क्या होगी? ओपन कास्ट माइंस में कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार शॉट फायरर की मिनिमम योग्यता यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है ओवरमैन सर्टिफिकेट विथ GT मीन्स गैस टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर सर्टिफिकेट विथ GT, ऑप्शन नंबर सी माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट विद GT, और ऑप्शन नंबर डी है माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट मिनिमम डिग्री यहाँ पे बोला जा रहा है, तो वो माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट रहेगा तो वो शॉट फायरर नियुक्त किया जा सकता है। GT का गैस टेस्टिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोल माइंस रेगुलेशन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55, हम लोग लास्ट की ओर अब बढ़ रहे हैं। ओपन कास्ट के केस में मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से एक शिफ्ट में कितने होल ब्लास्ट कर सकते हैं? ओपन कास्ट के केस में मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी है 80, और ऑप्शन नंबर डी है 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120। मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से ओपन कास्ट में 120 और सिंगल शॉट एक्सप्लोडर है तो वहाँ पे 60 होल ब्लास्ट कर सकते हैं। लेकिन ओपन कास्ट माइन में सिर्फ और सिर्फ दिन में ही ब्लास्टिंग किया जाता है, डे लाइट में, सनलाइट में हो, और ब्लास्टिंग करने का टाइम जो है सो 2 से 3 बजे का ही सर्कुलर में दिया गया है। और उसके लिए यदि इससे किसी भी होल को ब्लास्ट करने का यदि एग्जेम्पशन लेना है, छूट लेना है या परमिशन लेना है, तो वो चीफ इंस्पेक्टर दे सकता है। एक बात मैं आपको सबको और बताना चाहता हूँ, जो ब्लास्टिंग से रिलेटेड होता है, एक्सप्लोसिव से रिलेटेड होता है, मैक्सिमम चीज़ों की परमिशन के लिए चीफ इंस्पेक्टर की ही जरूरत पड़ती है या फिर उसकी ही परमिशन का जरूरत पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, ड्रिल का डायमीटर एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज का डायमीटर से कितना होगा? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ड्रिल बीट होता है या फिर ड्रिल जो होता है उसका डायमीटर, जो एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज होता है जो ड्रिल होल में घुसाया जाता है, उसके कार्ट्रिज से, उसका डाया से, कार्ट्रिज का डाया से वो कितना होगा, कितना ज़्यादा है फिर कितना कम होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मोर देन 3 mm, ऑप्शन नंबर बी है मोर देन 0.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है A and B बोथ आर करेक्ट, और ऑप्शन नंबर डी है मोर देन 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A and B बोथ आर करेक्ट। यानी कि जो 3 mm बोले या फिर 0.3 सेंटीमीटर, ये कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया था, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। जो ड्रिल का डायमीटर होगा कार्ट्रिज से 3 mm ज़्यादा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, फ्रॉम एन ओपन कास्ट माइन द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल। ओपन कास्ट माइंस का यहाँ पे डाटा दे दिया गया है, जैसे कि बर्डन 8 मीटर, स्पेसिंग 10 मीटर, बेंच हाइट 20 मीटर, डेंसिटी ऑफ रॉक 2500 kg पर क्यूबिक मीटर, एक्सप्लोसिव पर होल 1600 kg और
पाउडर फैक्टर आपको यहाँ पे निकालना है टन पर केजी में। यहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ तो समझा नहीं पाऊँगा, इसीलिए आपको मैंने फ़ोटो में यहाँ पे बना कर रखा हुआ, इसी से समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया था टोटल जो है सो बर्डन, स्पेसिंग और बेंच हाइट, इसके साथ साथ आपको डेंसिटी भी दिया था। सबसे पहले पाउडर फैक्टर का जो फार्मूला होता है, आपको कितना वहाँ पे रॉक जो है सो वहाँ पे निकला और कितना आपने एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ, उसी के रेशियो को पाउडर फैक्टर बोला जाता है। तो कितना वहाँ पे जो रॉक निकला या फिर कितना वेट, कितना आपके मटेरियल निकला, तो उसको वॉल्यूम निकालेंगे उस जगह का, तो वॉल्यूम रॉक हो जाएगा और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मटेरियल वहाँ पे निकल जाएगा और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल जो एक्सप्लोसिव यूज हुआ है, तो पाउडर फैक्टर निकल जाएगा। तो वॉल्यूम जैसे कि 10 मीटर और 8 मीटर और 20 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद डेंसिटी 2500 kg पर क्यूबिक मीटर था और टोटल जो एक्सप्लोसिव है 1600 kg था। तो यहाँ पे जो 2500 kg इसको टन में यदि बदल देंगे तो 1000 kg 1 टन होता है, तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा टन में ये डाटा हो जाएगा और इसको 2.5 टन हो जाएगा। और मीटर क्यूब को हम काट देंगे, यहाँ पे 3 मीटर है तो मीटर क्यूब भी कट जाएगा और यहाँ पे ये 8 दूना 16, 1600 हो जाएगा और ये 1600 यहाँ पे ये कट के हमारा हो गया ख़त्म, एक बचा और यहाँ पे सिर्फ बच गया मेरा 2.5 और टन और फिर इधर केजी बचा हुआ है। तो ये जो मेरा निकल गया 2.5 टन पर केजी यहाँ पे निकल गया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 2.5। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको फिर से मैं समझा सकता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। सभी शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स की जांच कितने समय अंतराल में की जाएगी? जो शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स होता है उसका जांच करना पड़ता है, तो वो कितने समय अंतराल पर, प्रत्येक कितने समय अंतराल पर वहाँ पे करना पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन से ऑप्शन नंबर है प्रत्येक दिन उसको जांच करेगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कम से कम 30 दिन में एक बार, ऑप्शन नंबर सी है कम से कम 60 दिन में एक बार और ऑप्शन नंबर डी है कम से कम 3 महीने में एक बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम से कम 3 महीने एक बार जो है सो शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स की जांच तो करनी ही होगी। तो और जो अंडरग्राउंड में वो जो जांच करेगा, तो अंडरग्राउंड में कम से कम मिनिमम योग्यता ओवरमैन का होना चाहिए और ओपन कास्ट माइंस में वो जांच करने का जो है सो मिनिमम योग्यता माइनिंग सरदार का होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। जो कुछ नॉलेज होता है जो कि आपको जानने चाहिए, वो मैं आपको पॉइंट के रूप में दे देता हूँ तो उससे आप अच्छे से समझ सको। अगला क्वेश्चन 59 है। CMR 2017 के अनुसार शॉर्ट फायरिंग केबल की लंबाई कितनी होगी? CMR 2017 के अनुसार यहाँ पे केबल जो होता है बेसिकली अंडरग्राउंड की बात कर रहा है, तो उसका कितना लंबाई होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है मिनिमम 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम 50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी मिनिमम 25 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिनिमम 50 मीटर होना ही चाहिए। उससे आप कितना ज़्यादा लंबा रख सकें, पर 50 मीटर तो आपको रखना ही होगा शॉर्ट फायरिंग केबल का लंबाई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो मैं पहले आप सभी को बता चुका हूं। तो ये लास्ट क्वेश्चन 60 है। ब्लास्टिंग में सॉकेट का क्या मतलब होता है? सॉकेट से आप क्या समझते हो? इस क्वेश्चन का ऑप्शन में है मिस फायर होल, ऑप्शन में बी है सेफ्टी फ्यूजेज, ऑप्शन में सी रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्लास्ट होल, यानी कि ब्लास्ट होल के बाद बचा हुआ होल जो होता है, और ऑप्शन नंबर डी है ब्लास्टेड होल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई होल को जब ब्लास्ट करते हैं तो नीचे का पार्ट कुछ रहता है, छूट जाता है, वहाँ पे पूरी तरह से होल जो है सो ब्लास्ट नहीं हो पाता है, तो वही जो पार्ट बच जाता है ना, उसी को हम लोग सॉकेट बोलते हैं या फिर सॉकेट बोला जाता है। चलिए, ये हमारा यहाँ पे आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। यदि वीडियोस पसंद आता है तो ज़रूर दोस्तों तक पहुंचाइए, और अंत में आपके लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे लगे कि आप सब पढ़ भी रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपके जवाब से। चलिए, क्वेश्चन है डंपर का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? ये क्वेश्चन तो NCL के एग्जाम में भी पूछा गया है और सबों को बहुत ही कन्फ्यूजन था, और जरूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए और फिर बताइए, तो जरूर आपका जो है सो मैं क्लियर कर दूंगा। इसका ऑप्शन नंबर है 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी है 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी है 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का हमें आप सभी का आंसर जो है सो हमें आपका इंतजार रहेगा। और अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।